रेवाड़ी की एक 3 वर्षीय बच्ची आराध्या, जो जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ थी, को दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। अस्पताल में सफल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से उसकी सुनने और बोलने की क्षमता लौटाई है, जिससे उसने पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी। रेवाड़ी में जन्मजात सुनने की समस्या से जूझ रही 3 वर्षीय आराध्या ने जब पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। बच्ची को नया जीवन देने पर चिकित्सक मां डॉक्टर रेखा यादव भावुक हो गई और मैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पूरी टीम का आभार जताया। सिग्नल्स बनते हैं जो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि कॉक्लियर नर्व को, और यही साउंड बनके ब्रेन तक ट्रैवल करके कॉक्लियर नर्व से साउंड की तरह जाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों में क्या होता है कि कॉक्लियर नर्व तो होती है, बट जो कॉक्लिया है वो नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि वो साउंड्स को कैच नहीं कर पाता। यानी कि आपके पास गाड़ी है, चाबी है, बट सेल्फ मारने तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होता है कि कॉक्लिया की एनाटॉमी नॉर्मल होनी चाहिए, यानी कि कॉक्लिया 2/3 ठीक बना होना चाहिए। उसमें नर्व की पोजिशनिंग ठीक होनी चाहिए जो ब्रेन तक जा रही है, और उसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मोडियोलस, जहां पे नर्व एंडिंग्स और फाइबर्स होते हैं जो इस साउंड को कैच करते हैं। अब ऐसे बच्चों में हम एक इम्प्लांट डालते हैं जो एक इनर्ट डिवाइस होती है। इम्प्लांट में एक पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, जो कॉक्लिया में जाके उसकी शेप ले लेते हैं। जब हम बाहर की मशीन लगाते हैं, जैसे आराध्या ने बाहर की मशीन पहन रखी है, इसमें एक चुंबक होती है और कान के अंदर जो इम्प्लांट है उसमें भी एक मैग्नेट होती है। यहाँ पे 3 माइक्रोफोन्स होते हैं जो कि आपको हर जगह से साउंड को कैच करते हैं। ये साउंड प्रोसेसर जो है साउंड को डिटेल में ये पिकअप करता है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी सारी ये अपने आप ही समझ लेता है, और चुंबक के अक्रॉस, स्किन के अक्रॉस जो इम्प्लांट अंदर है उसमें सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डाल देता है। वहां से जब ये साउंड सिग्नल्स इलेक्ट्रोड में जाते हैं तो वो साउंड सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहां जाके वो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं जो ब्रेन में एज साउंड बच्चा परसीव करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चे क्या वैसा ही सुन पाते हैं जैसा हम लोग सुनते हैं? तो ये कोई रोबोटिक आवाज नहीं होती, ये बिल्कुल नियर नेचुरल नॉइज होती है। और आजकल हम बच्चों में बायलैटरल इम्प्लांट करते हैं, क्योंकि दोनों कान का इकट्ठे इम्प्लांट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं। तो इससे क्या है, बाइनॉरल स्टिमुलेशन होती है, 360 डिग्री स्टिमुलेशन होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम एक कान करते हैं, जैसे आराध्या के केस में हमने एक कान किया क्योंकि दूसरा कान हेयरिंग एड से रिस्पांस दे रहा था। जब हमने इसका दूसरा कान किया तो हमें राइट कान के प्रोसेसर को हटाना पड़ा, क्योंकि अब एक कान अपनी गति आगे ले चुका है, वो बढ़ चुका है, उससे उसको साउंड सिग्नल ब्रेन तक जा रही है। तो अब हमें लेफ्ट के लिए रिहैबिलिटेशन करनी है, तो हमें लेफ्ट प्रोसेसर। तो पेशेंट को जनरली 6 महीने से 1 साल का समय लगता है जब वो मशीन द्वारा सुनने की कोशिश करता है। यही साउंड सिग्नल ब्रेन में जाके रजिस्टर होते हैं शब्दों के आकार में, और बच्चा एक दिन बोलता है। ये अंदर की जो मशीन है ये जनरली लाइफ टाइम के लिए होती है, इसकी वारंटी लगभग 10 साल की होती है। बाहर की मशीन जैसे आप देख रहे हैं प्रोसेसर, इसको बिहाइंड द ईयर प्रोसेसर बोलते हैं। आजकल अब इंडिया में बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है कि हमारे पास सिंगल यूनिट प्रोसेसर भी आते हैं, जिसमें कान के ऊपर नहीं आती, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ऊपर आ जाता है। तो ये आप जनरली इसकी लाइफ 5 से 7 साल, 10 साल भी होती है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप इसको आगे चल के अपग्रेड भी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जो बच्चे जन्म से मूक बधिर होते हैं, यानी कि उनमें कॉन्जेनाइटल डेफनेस है, बेस्ट आउटकम्स जो देखे गए हैं वो लेस देन 2 इयर्स हैं। बट हमने 5 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन किया हुआ है, 11 साल के बच्चे का भी किया हुआ है, और 19 साल के बच्चे का भी किया हुआ है। ऐसे बच्चे वो बच्चे होते हैं जो जन्म से ही हेयरिंग एड और स्पीच थेरेपी के अंडर है, यानी कि वो एक कन्वर्ट कैंडिडेट है। जैसा आप समझते हैं कि कोई भी साउंड जैसे जाती है, चाहे वो हेयरिंग एड से जा रही है या कॉक्लियर इम्प्लांट से जा रही है, हेयरिंग एड जो है साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको मैग्नीफाई करके अंदर फेंकता है। उसको पिकअप करने की शक्ति और जो उसकी क्षमता है वो कॉक्लिया की है। इम्प्लांट जो है वो साउंड ब्रेन तक लेके जा रहा है, यानी कि वो नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा जो पैदा हुआ है और वो डायग्नोज टाइम पे हो गया है, तो हम 9 मंथ्स पे पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप इम्प्लांट करा लीजिए। उसमें ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का रोल कम हो जाता है। देखिए, ये बच्चे हम जितनी जल्दी ऑपरेट करेंगे, इनको स्पीच थेरेपी की सपोर्ट कम जरूरत पड़ेगी।
कॉकलियर इम्प्लांट में सर्जन का जो योगदान है वो 10 से 15% है, यानी कि आपको एक अच्छी सर्जरी करके देनी है। बट जो सक्सेस ऑफ कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम है वो सारा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी पे, यानी कि आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हो रही है। 5 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, बट उनकी स्पीच में ये फर्क आता है कि जैसे आराध्या ने बात की या जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वो स्पीच नॉर्मल फ्रेजेस और सेंटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती, यानी कि वो या तो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स जैसे वो बोलेंगे कि पानी दे दो, बट वो एक फ्लुएंट स्पीच नहीं होगी। बट ऑडिटरी उनको पूरा मिल जाता है, यानी कि सुनाई उनको दे जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे ऑपरेट नहीं कर सकते, बट पेरेंट्स अक्सर जब पैसा खर्चते हैं तो उन्हें आउटकम चाहिए होते हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा, ये हमारा बच्चा इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा, आराध्या बहुत अच्छा कर रही है और ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसमें एज ऑफ इम्प्लांटेशन बहुत ही क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। और बायलैटरल इम्प्लांटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अर्ली इम्प्लांटेशन में सक्सेस रेशियो मतलब हम मानते हैं कि बच्चा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में चला जाए, यानी कि स्कूल चला जाए। लेस देन 11 मंथ्स में हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे का ऑपरेशन 11 महीने तक हो जाता है तो आप और बच्चे में कोई और कोएग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ऑटिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की नहीं है, तो ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बट हमारे पास ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट उसमें फिर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी आपको लंबी लेनी पड़ेगी, यानी आपको 2 से 3 साल, कई बार 4 साल भी थेरेपी चलती है। पर हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा नॉर्मल हुए, जिनकी हियरिंग नॉर्मल थी, जिनकी स्पीच भी नॉर्मल डेवलप हुई, बट उनको 3 साल पे मेनिंजाइटिस हो गया या मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, इन्फेक्शंस ऐसे हो गए जिन्होंने कान की शक्ति ले ली, यानी कि उनका कॉक्लिया जो है, उनके हेयर सेल्स डाई कर गए। मैंने अभी एक पेशेंट ऑपरेट किया जो कॉलेज में एक लड़की है, उसने टीबी का इलाज कराया और टीबी की दवाइयों के सेवन से उसकी हियरिंग चली गई। तो ऐसे बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट बूम है, क्योंकि उनकी स्पीच डेवलप हो चुकी है। उसमें अगर आप इम्प्लांट करोगे तो वो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और ऐसा ही हम अडल्ट कॉक्लियर इम्प्लांट में भी करते हैं। जैसे ओल्ड एज में लोगों को हियरिंग एड्स कामयाब नहीं रहते या हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा, तो आजकल अडल्ट कॉक्लियर इम्प्लांट पे भी बहुत ज्यादा जोर जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अब आप देखिए मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल के आने से जेनेट्रिक पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ती जा रही है। और जहां ऐसे लोगों को हियरिंग एड्स कामयाब नहीं है, वहां पे अडल्ट एज में कॉक्लियर इम्प्लांट बहुत कामयाब होता जा रहा है। तो खर्चा कितना आ जाता है इसका? देखिए, जो बेसिक इम्प्लांट है उसका कॉस्ट ऑफ सर्जरी, इम्प्लांट और 1 साल की ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, इस सब को मिला के लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। बट इसमें बहुत वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स आते हैं। बेसिक इम्प्लांट्स में इतना खर्चा आता है, अगर आप टॉप इम्प्लांट लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड का डिजाइन बहुत एडवांस है, बाहर की मशीन बहुत एडवांस है। जैसे मैं बात करूं, मैं अक्सर इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सुनाई कम होगी, पर इन बच्चों की हियरिंग हमेशा 100% रहेगी। ये हियरिंग कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये हियरिंग एक कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा सुन रहे हैं। तो वो अगर आप टॉप इम्प्लांट्स कराएंगे तो वो करीबन एक कान का इम्प्लांट 20 से 25 लाख का खर्चा बैठता है। बट उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, शोर में, म्यूजिक में, डिस्को में, बच्चों के एरिया में ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, यानी कि वो प्रोसेसर अपने आप प्रोग्राम कर लेगा। जैसे आज हम बैठे हैं और आराध्या यूज कर रही है N8 प्रोसेसर और उस तरफ यूज कर रही है नेक्सा प्रोसेसर, और यहाँ पे अगर शोर है तो ये बैकग्राउंड नॉइज को अपने आप सप्रेस कर देगा, ताकि बच्चे को सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंप्रूव मिल जाए, ताकि जो हम काम की बात कर रहे हैं वो उसको सुनाई दे और शोर पीछे दब जाए। ये सब सॉफ्टवेयर है, ये टेक्नोलॉजी है। आप देखिए, हम AI के जमाने में काम कर रहे हैं। आज की डेट में राध्या का जो लेफ्ट ईयर है, इसमें इसके इम्प्लांट में चिप लगी है कि फ्यूचर में कोई अगर अपग्रेड होना है तो आपको दोबारा सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लांट के अंदर ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा प्रोसेसर से। तो आप देखिए कि आधुनिक दौर में कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और इसका फायदा इन बच्चों को मिलेगा जब स्कूल, कॉलेजेस, दे कैन डू स्विमिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100% वाटर प्रूफ रहते हैं। दे कैन प्ले एनी स्पोर्ट एक्टिविटी एक्सेप्ट क्रिकेट एंड बेसबॉल, क्योंकि उसमें बॉल बहुत हार्ड होती है और बैट बहुत हार्ड होता है, और अगर वो स्कल पे लग गया तो इम्प्लांट ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज ये इम्प्लांट ऐसे डिजाइन है कि बच्चा चलता है, गिरता उठता है, उसमें कोई नुकसान नहीं। GFC अर्गो कवर करती है इम्प्लांट इंश्योरेंस, जो उनका टॉप है। मैंने कई बच्चे ऑपरेट किए हैं
जो HDFC अर्गो से इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं, बट हमारा हॉस्पिटल सक्षम है, हम CGHS, DGHS इन सब में कॉकलियर इम्प्लांट, इनफैक्ट हमने कितने CRPF, CISF के बच्चों को हमने यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट करके उनको सुनाई दी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जिन लोगों के पास पैसे हैं वही ये इलाज करा सकते हैं, हमारे यहाँ सब चीज अवेलेबल है, संस्था के थ्रू है, पार्शियल फंडिंग भी संस्था के थ्रू है, कैश पेशेंट्स अगर हैं वो भी हैं, CGHS, DGHS के मरीज भी अपने बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट करा सकते हैं। इनफैक्ट हरियाणा गवर्नमेंट में भी जो स्कीम है कॉकलियर इम्प्लांट की, उसमें एज एक क्राइटेरिया है कि आप किस एज तक आप करें तो आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं, 5 इयर्स तक है। एक चीज बोलता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन तक तो सोता रहता है, बट घर में शोर हो, मैं कहता हूँ एक स्टील का गिलास लो और जब बच्चा बहुत गहरी नींद में उठा, हमारे मैक्स द्वारका में आप सबका बहुत स्वागत है। इंसिडेंटली इस हफ्ते हमारे 2 साल भी कंप्लीट हुए हैं मैक्स द्वारका के, और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबको फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस हॉस्पिटल, and we are very lucky to have doctors like Dr. Mrek and all senior clinicians जिन्होंने इस अस्पताल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम किया है। एंड अभी अस्पताल हमारा 285 बेड्स का है, एक टर्शरी हॉस्पिटल है जहाँ पे हम सारे टर्शरी क्वाटनरी ट्रांसप्लांट्स, कॉकलियर इम्प्लांट्स, सारे हाई एंड केसेस कर रहे। बट ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ द्वारका का है कि एक तो एक बहुत ही क्लिनिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट्स की काफ़ी फैमिली एटमॉस्फेयर है। क्लिनिशियंस बहुत टाइम स्पेंड करते हैं पेशेंट्स के साथ ऑन कम्युनिकेटिंग। आजकल डिजीज के बारे में आप कहीं पे भी सर्च कर लो, चैट GPT पे डाल दो, लोगों को पता हो जाता है क्या है। बट आई थिंक द डिफरेंस जो सीनियर क्लिनिशियंस करते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं विद द पेशेंट, समझा देते हैं, रिकवरी टाइमलाइन बताते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है मैक्स द्वारका का। एंड आज हमारे जो डॉक्टर ब्रिक है, ही विल टॉक अबाउट दिस स्पेशल केस। वी आर वेरी थैंक यू मैम फॉर कमिंग ओवर। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी में प्रिवेंशन और डिटेक्शन बहुत जल्दी करें, बिकॉज डिजीज तो सबको पता है, बट आई थिंक लोग थोड़े से अस्पताल आने में डरते हैं। एंड आई थिंक हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहा है मैक्स द्वारका में कि हम जाके बहुत सारे चेकअप कैंप्स करें, लोगों को समझाएं और अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन करें। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट अर्ली डिटेक्शन दैट हैज हैपेंड, एंड वी कैन देन गिव अ ब्राइट फ्यूचर टू चिल्ड्रन। एंड ऐसे बहुत सारे लोग आई एम श्योर आर देयर अक्रॉस, एंड वी वुड लाइक यू टू रीच आउट दिस मैसेज ऑन अर्ली डिटेक्शन। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू डॉक्टर ब्रिक। थैंक यू अर्पिता मैम, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमित ब्रिक, डायरेक्टर एंड हेड ENT एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। मैं लगभग 17 साल से कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और करीबन कंट्री में 850 से ज़्यादा मैंने कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे ऑपरेट किए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेखा यादव, आराध्या की मदर, जो खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और रेवाड़ी से हैं। इनके हस्बैंड डॉक्टर पंकज, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। आप देखिए कि ये खुद एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई की है, और कॉकलियर इम्प्लांट इनकी बच्ची ने अभी हमने किया, पहले एक कान किया फिर दूसरा कान किया। अब आज भी देखो हिंदुस्तान में 80% डिलीवरी जो है वो रूरल एरियाज में होती हैं, घर में होती हैं, लोगों की, कुछ लोगों की हॉस्पिटल्स में भी होती हैं। और ऐसा ही है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो ओटो अकूस्टिक एमिशन है, जिससे हम डे 1 पे पता लगा लेते हैं कि बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो उपलब्ध है। पर आप देखिए दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, फिर भी आराध्या का ओटो अकूस्टिक एमिशन नहीं हुआ रेवाड़ी में, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बर्थ पे नहीं हुआ, मिस हुआ। और ऐसा ही हम अक्सर देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि बच्चा क्या सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 40 दिन तो सोता ही रहता है। पेरेंट्स घर में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनको तब रियलाइज होता है जब बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं होती और बच्चा बोलता नहीं है, तो उनको लगता है ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, और ये बच्चा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बच्चा सुनता नहीं है। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ओटो अकूस्टिक एमिशन है जो डे ऑफ बर्थ पे आप ये कर सकते हो।
और उसके बाद अगर वो फेल होता है और दोबारा फेल होता है तो उसमें हम एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑटोमेट्री यानी कि पैरा टेस्ट कर लेते हैं। इंडिया में अब हम 9 महीने से ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं और सारा खेल आप देखें हिंदुस्तान में, अगर हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करें, जैसे आराध्या नॉर्मल स्कूल जा रही है, आज बोल रही है, आप देख रहे हैं, ये बात कर रही है अपनी मदर से भी। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि ये सर्जरी 9 महीने 11 महीने और लेटेस्ट से लेटेस्ट 2 साल से पहले हो जाना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल है कि आज रिवाड़ी में अभी लास्ट वीक रिवाड़ी एक मीटिंग के लिए गया। रिवाड़ी दिल्ली से कम नहीं है। आई थिंक रिवाड़ी में जितने हॉस्पिटल है, मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में इतने हॉस्पिटल नहीं है। बट हमें ये देखना है कि क्या हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि सर्जरी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है अर्ली डिटेक्शन पे और अर्ली रिहैबिलिटेशन के लिए। और इसमें हमारे साथ जुड़ी है समृद्धि निजामन जो हमारी ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। तो ये एक बहुत प्रमुख योगदान है इसमें। अब हम आराध्या की बात करें तो जब इसका बर्थ हुआ तो ऑटोकम्यूनिकेशन नहीं हुआ, इसने कुछ 1-2 शब्द बोले बट स्पीच डेवलप नहीं हुई। तब पेरेंट्स को लगा कि बच्ची की स्पीच डेवलप क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आमतौर पे आप देखो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि 1 to walk यानी कि 1 साल पे चलना और 2 साल पे बोलना। और ये जब माइलस्टोन्स डिले होते हैं तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इन्होंने जब टेस्ट कराया तो उसमें आराध्या का राइट ईयर में लगभग 80% से 85% 90% तक हेयरिंग लॉस था और लेफ्ट ईयर में करीबन 60-70% हेयरिंग लॉस था। राधे को एक सिंड्रोमिक डेफनेस है जिसको हम बोलते हैं पेंडर्ड सिंड्रोम, जिसमें थायराइड डिसऑर्डर भी होता है। तो आप देखिए जिन बच्चों को हेयरिंग लॉस जन्मजात से होता है वो कई बार खाली कान को ही इन्वॉल्व नहीं करता, यानी कि कान के जो सुनाई का यंत्र कॉक्लिया है उसको ही अफेक्ट नहीं करता, बट शरीर के कुछ और हिस्सों को भी करता है। और ऐसे कई कॉम्प्लेक्स केसेस मैंने ऑपरेट किए हैं इंडिया में और बहुत दूर दूर से हमारे पास बच्चे आते हैं जिसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम्स, थायराइड के इश्यूज। कई बार आप देखेंगे तो कॉक्लिया अंदर जो सुनाई का यंत्र है वो डेवलप भी नहीं होता। आराध्या इस मामले में बहुत लकी रही क्योंकि जो इसको जेनेटिकली प्रूव किया कि ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है SCL24A, जिसमें कॉक्लिया भी अफेक्ट होता है और थायराइड टिश्यू भी अफेक्ट होता है और कुछ पोटेशियम सोडियम आयंस का एक्सचेंज अफेक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चे की हेयरिंग लॉस हो जाता है। बट इसका कॉक्लिया ठीक बना हुआ था, तो हमने इसका राइट ईयर में अगर आप देखें तो आराध्या ने हाइब्रिड इम्प्लांट पहना हुआ है। हाइब्रिड इम्प्लांट में क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसीज आपकी मेंटेन रहती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा लोग हेयरिंग एड का यूज करते हैं जिनको हेयरिंग लॉस होता है, बट हेयरिंग लॉस वो सिवियर टू प्रोफाउंड कैटेगरी में नहीं होता, तो हेयरिंग एड कामयाब रहते हैं। तो आराध्या एक यूनिक केस है जिसमें हमने राइट ईयर इम्प्लांट किया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज हेयरिंग एड प्रोवाइड करता है और हाई फ्रीक्वेंसीज इम्प्लांट प्रोवाइड करता है। और लेफ्ट ईयर में ये 1 साल तक हेयरिंग एड यूज करती रही क्योंकि इसकी सुनाई थोड़ी बची हुई थी। और प्रोग्रेसिव लॉस हुआ 1 साल के बाद। हमने 1 साल बाद इसका नेक्सा इम्प्लांट किया जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें पहली बार इम्प्लांट के अंदर चिप लगी है जो AI जनरेटेड है और जिसमें ऑटो प्रोग्रामिंग और ऑटो अपडेट्स हो जाएंगे आने वाले समय में। और आज नॉर्मल बोलती है, नॉर्मल सुन रही है, 1 साल से थेरेपी चल रही है। तो मेरा जो जोर है वो एक ही चीज पे है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे हरियाणा का कोई भी कस्बा हो, गांव हो, हमें फोकस करना है, जागरूक करना है पेरेंट्स को कि अगर आपका बच्चा कहीं भी बर्थ लेता है, चाहे वो घर में हो रहा है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर कर रहा है, चाहे PHP डिस्पेंसरी में हो रहा है, आप उसका Day 1 या विद इन फर्स्ट फ्यू डेज जब भी आपको लगे बच्चा स्टेबल है, माँ स्टेबल है, उसका ऑटोअकूस्टिक एमिशन जरूर कराएं। इससे आपको Day 1 पे पता चल जाएगा कि ये बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा। और बाई चांस अगर ऑटोअकूस्टिक एमिशन फेल होता है तो आगे टेस्ट करके और CT MRI करके अर्ली स्टेज पे रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। और ऐसे बच्चे जनरली नॉर्मल स्कूल जाते हैं। हमारे इतने बच्चे हैं जो क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं। अभी एक बच्ची जिसका हमने कॉक्लियर इम्प्लांट किया वो IIM बेंगलोर में उसका एडमिशन हुआ है। शी हैज गॉट एडमिटेड। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी और बच्चों से कम रहते हैं। स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IIM में, तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बस हमें चाहिए कि हम अर्ली डिटेक्ट करें, अर्ली ऑपरेट करें और अर्ली रिहैबिलिटेट करें। और इसके लिए हमें चाहिए एक टीम। कॉक्लियर इम्प्लांट मुझसे इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप रेवाड़ी में आके ऑपरेट कर देंगे। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेरिलिटी,
क्योंकि कोई भी शरीर में जब आप बाहर से इम्प्लांट डालते हैं तो उसमें स्टेरिलिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसा ही प्रोग्राम हम मैक्स द्वारका में रन करते हैं, जिसमें आप ये मानेंगे पिछले 10 साल तो मुझे मैक्स हेल्थ केयर में हो गए, मैक्स साकेत में भी मैं हेड हूँ वहाँ पे। वी हैव 0% इन्फेक्शन रेट, क्योंकि आप एक इम्प्लांट डाल रहे हैं तो शरीर में आप कुछ डाल रहे हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको वो एक्सप्लांट ही करना पड़ेगा। इसलिए स्टेरिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें हमारे साथ जो हमने सिस्टम यहाँ क्रिएट किया है मैक्स हॉस्पिटल में, खाली इसी बच्चे के लिए ही नहीं, मैं ट्रस्ट फाउंडेशन भी रन करता हूँ जिसमें गरीब बच्चों को हम मुफ्त इलाज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें हॉस्पिटल पीछे रहता है। आप देखिए, लोग अक्सर कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं कि कॉर्पोरेट सिर्फ मनी मेकिंग एरिया है, ऐसा नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर इस हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे पास बच्चे आते हैं। अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल से कम है और फैमिली इनकम उनकी 7 लाख रुपए से कम है, तो हम उनको फ्री इम्प्लांट डिवाइस प्रोवाइड करते हैं और सर्जरी का खर्चा, ऑडियोलॉजी, रिहैबिलिटेशन का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, सब कुछ 50% चार्ज किया जाता है। और ये सर्जरी भी बच्चों की मैक्स में ही होती है द्वारका में। ऐसा नहीं है कि उनको हम कहीं और करते हैं या उसमें कुछ क्वालिटी में डाउन किया जाता है या उनको कम ध्यान रखा जाता है। और उनकी थेरेपी भी सेंटर पे समृद्धि देखती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। हमारी अपनी ट्रस्ट फाउंडेशन भी है, संकल्प ट्रस्ट फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को पार्शियल फंडिंग 2 से 2.5 लाख रुपए तक फंड प्रोवाइड करते हैं। जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी ये सुविधा दी जाती है, सिर्फ एक फोकस के साथ कि हम ऐसे बच्चों को अर्ली डिटेक्ट कर पाएं और अर्ली ऑपरेट कर पाएं और अर्ली रिहैबिलिटेट कर पाएं, ताकि ये सब बच्चे स्कूल जा पाएं और पढ़ पाएं, सुन पाएं, बोल पाएं और आगे चल के मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाएं, कॉलेजेस में जाके पढ़ें। मैं चाहूंगा डॉक्टर रेखा, आप कुछ बताएं, एज अ पेरेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एज अ मदर, यू बीइंग अ डॉक्टर, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू understand and accept that it can happen with you. And thank you ma'am for inviting us here. And आप सबको thank you. Myself Dr. Rekha Yadav. I am a dermatologist working at Civil Hospital Rewari. मैंने हमेशा प्रैक्टिकल और मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखी हैं। मतलब कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मेरी फैमिली में भी किसी को हेयरिंग लॉस नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो जब मुझे आराध्या का पता चला था तो मुझे 1 मंथ तो एक्सेप्ट करने में लगा था कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और उस टाइम मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट भी थी सेकेंड चाइल्ड से। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी कि मतलब जो बच्चा है उसको और जो आने वाला है उसको भी हो सकता है, क्योंकि आराध्या को कंजेनाइटल है और वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। 25% चांस है कि दूसरे चाइल्ड को भी हो सकते हैं, बट लकीली दूसरा चाइल्ड मेरा नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराध्या का फिर मतलब बहुत टाइम के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, तो फिर मैंने इसके पापा को बोला था कि मैं इसको ना नॉर्मल बच्चे जैसा करूँगी। फिर हमने आराध्या का मार्च में 2025 में हमने आराध्या को हेयरिंग एड के साथ स्पीच थेरेपी रेगुलर करी। फिर अगस्त में सर से हम मई में मिले थे 2025 में। फिर सर के पास कंसल्टेशन के लिए गए थे। फिर सर ने हमें उस टाइम आराध्या को नीड नहीं थी। सर ने बोला कि आराध्या की तब 50 वर्ड्स इतना बोलती थी, तो सर ने बोला कि अभी आराध्या को नीड नहीं है, हमें बस रेगुलर उसका हेयरिंग टेस्ट कराना पड़ेगा। फिर हमें लगा कि आराध्या जैसे प्रोग्रेस करी थी वैसे प्रोग्रेस नहीं करी, प्लैट्यू आ गया है। फिर आराध्या ने सितंबर 2025 में आराध्या का हमें लगा कि राइट ईयर में उसको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। फिर सर ने हमें एडवाइस किया था कि यू शुड गो फॉर कॉकलियर इम्प्लांट। फिर हमने आराध्या का कॉकलियर इम्प्लांट करा। फिर 6 महीने के बाद आराध्या बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चा होता है, आराध्या वैसे ही बोलती है, सब कुछ बोलती है। मतलब दूसरे मतलब जिनसे फेमिलियर नहीं है उनसे भी इंटरेक्ट कर रही होती है आराध्या। फिर अभी लेफ्ट ईयर में हमें लगा कि आराध्या लेफ्ट ईयर से रिस्पॉन्ड नहीं करी। फिर हमने अभी आराध्या का मार्च में कराया कॉकलियर इम्प्लांट कराया एंड आराध्या अब नॉर्मल है। और मैंने इसके पापा को जो बोला था वो मैंने कर दिया और मैं चाहती हूँ कि आराध्या बहुत सक्सेसफुल हो। एंड मैं सर को स्पेशली थैंक करना चाहूँगी। सर मेरे लिए गॉड की तरह है। मैंने आराध्या को यही बोला कि मतलब मैं बचपन में सोचती थी कि मतलब मेरे को डॉक्टर इसलिए अच्छे लगते थे कि वो ना एक मतलब
मैं खुद जाती थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो मुझे उनको ऑरा बहुत अच्छा लगता था, मतलब कैसे बात करते हैं, कैसे मतलब हमें ट्रीट करते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर सर से मिले तो सर ने मेरी बेटी को हेयरिंग दिया है, एंड थैंक यू सर सो मच। और फिर मैं समृद्धि मैम को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी हर बच्चा मैम से स्पीच थेरेपी ले, मैम बेस्ट है, और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है मैम से। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे को हेयरिंग, जैसे सर ने बोला ओई कराना चाहिए, मुझसे वो गलती हुई थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, गलती हम करते हैं, बट हर पेरेंट्स को ओई कराना चाहिए, जो भी कहीं पे भी अगर उनका बर्थ होता है, चाहे रूरल में है, अर्बन में, कहीं पे भी है। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं वो आपको करना है, जो भी वो एडवाइस करते हैं आपको एडवाइस पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पेरेंट्स का रोल और फैमिली का रोल कोई भी नहीं फुलफिल कर सकता। आपको अपने बच्चे के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर उसको दिक्कत है तो, और आप ही उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो बच्चा, मतलब पता नहीं कितना, आराध्या की उड़ान तो अभी स्टार्ट हुई है। थैंक यू सो मच। एंड मैं सर को एंड सर की पूरी टीम को सपोर्ट के लिए, रीअश्योरेंस के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। मैं समृद्धि मैम को बोलना चाहूँगी, मैम कुछ आराध्या की। Hi, thank you sir, thank you ma'am, thank you everyone for inviting me here. Myself Samriddhi, I am audiologist and auditory verbal therapist. जब आराध्या हमारे पास आई थी, जैसे सर ने बताया, डॉक्टर रेखा ने भी बताया कि इसके कुछ फ्यू वर्ड्स थे। हमने फिर बेरा किया इसका, और हमने देखा कि इसकी जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अभी बची हुई है, जिसकी वजह से ये जो उसने अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स कैच किए थे, उसकी वजह से वो कर पा रही थी। और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि श, स वाले वर्ड्स उसके बिल्कुल भी पिक उसने नहीं किए थे। देन हमने डिसाइड किया, सर और हमारी पूरी टीम बैठी, हमने डिसाइड किया कि हम इसको हाइब्रिड कॉकलियर इम्प्लांट लगाएंगे। हाइब्रिड कॉकलियर इम्प्लांट जो है बेसिकली जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बच्चा जो होता है इलेक्ट्रोअकूस्टिक सुनता है और एक अकूस्टिकली सुनता है, जिसमें जो लो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी प्रिजर्व रहती है, जो कि सर्जन जो होते हैं वो एक्सपर्टली उसको प्रिजर्व करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो बूस्ट करती है थ्रू कॉकलियर इम्प्लांट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो अब सब कुछ नॉर्मली सुनती है, वो सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ रिस्पॉन्स एक नॉर्मल बच्चे की तरह करती है। अगर उसका कोई भी इम्प्लांट को नहीं देखता है तो आई थिंक कोई इसको जज नहीं कर सकता है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। शी इज डूइंग अमेजिंग। वो स्कूल जा रही है, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है, जो भी उसके स्कूल में हो रहा है वो घर आकर मम्मा को बताती भी है कि आज मेरे को स्कूल में मैम ने ये सिखाया, मुझे ये सीखना है। और अभी आराध्या, यहाँ पे ना किसी को मैगी बनानी नहीं आती, आप सिखाओगे? किसी को भी नहीं आती है, ठीक है? चलो बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैगी बनाएंगे। आज हम मैगी बनाएंगे। पैन लेकर आए, पैन लेकर आए, जल्दी से रखो उसको गैस के ऊपर। वाह, अब क्या करेंगे? मैगी डालेंगे, पहले पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। चलो पानी डाल दो जल्दी से। ये लो 1 ग्लास लो, पानी डाल दो। वाह, ये पानी। अरे यार, ये ना पानी डाल दो। अब जल्दी से मैगी का पैकेट में नीचे से निकालो। ओपन करो पहले। हाँ, क्रश करो पहले, क्रश तो करो। क्रश क्रश क्रश। यस। अब क्या करेंगे? अरे ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा डालो, ठीक है? ओके। और ना यहाँ पे किसी को पोयम भी नहीं आती है, पोयम सुना देते हैं। कौन सी सुनाओगे? मछली। मछली चलती आ रही है, उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगे जाएगी, मर जाएगी, पानी में डालो को मर जाएगी। Johnny, eating sugar, no papa. Danny, no eating sugar, no papa.
no papa, Danny nine. Open your mouth, ha ha ha. I have a question. Cochlear implant. So welcome. रूरल में होती है। तो ऐसे और क्या सिस्टम है जिनसे